हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस से। ये भी एक बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस में दो चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ आपने पढ़नी है वो कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? कोई भी ऐसी प्रोग्रेशन जो मैं अभी एग्जांपल्स में लिखूंगा, इस तरह की एक प्रोग्रेशन बनी हुई हो तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, या इन शॉर्ट AP कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5, 7, 9, 11। फॉर एग्जांपल 2, 10, 18, 26। ठीक है, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपके पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, और उन नंबर्स में जो है ना कोई कॉमन डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर पहली अगर मैं सीरीज की बात करूं तो 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें हर नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर अगर 2, 10, 18, 26 की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि हर नंबर के बीच में 8 का डिफरेंस है। इस तरह का अगर सीरीज ऑफ नंबर्स लिखा हुआ हो तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सही है ना? अच्छा, अब लेट से एक और मिसाल लेता हूं, 10, 15, 20। ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, इसलिए क्योंकि हर नंबर के बीच में कितना गैप है? 5 का गैप है। ठीक है, किसी भी प्रोग्रेशन की जो पहली टर्म होती है ना, किसी भी प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम लेटर A से डिनोट करते हैं, तो A यहाँ पर 10 है। किसी भी प्रोग्रेशन की जो पहली टर्म होती है उसको हम लेटर A से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर A जो है वो 10 है, फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है। फिर ये 15 जो है ये सेकेंड टर्म है, 15 जो है ये सेकेंड टर्म है, और ये जो 20 है ना ये थर्ड टर्म है। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ए का लेटर यूज होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू के लिए, तो मेरा ए जो है वो 10 के बराबर है। ए इज इक्वल टू 10, यानी कि मेरी जो फर्स्ट टर्म है ना वो 10 है। सही है, जो मेरी फर्स्ट टर्म है ना वो 10 है। डी का लेटर यूज होता है कॉमन डिफरेंस के लिए, यहां पर कॉमन डिफरेंस है 5। डी का लेटर जो है वो यूज होता है कॉमन डिफरेंस के लिए, तो यहां पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना वो 5 है। यानी कि अगर तुम 10, 15 और 20 के बीच में अगर फर्क देखते हो तो वो 5 का है। डी ढूंढने का एक तरीका भी है। डी कैलकुलेट करने के लिए आप लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी ढूंढने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। ठीक है, यानी कि अगर कोई बोलता है कि 15 माइनस 10 तो वो 5 आता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस आता है। इसी तरह से डी ढूंढने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दें। अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करता हूं तो 20 माइनस 15 ये भी 5 आता है। ठीक है ना, तो डी या कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी कर सकते हैं। डी या कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए हम लोग थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कर सकते हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। सही है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, और वो ये करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या हम खुद कभी भी टर्म की वैल्यू ढूंढ सकते हैं।
हाँ, टर्म वैल्यू ढूंढने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे जब आपने किसी टर्म को मालूम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस एग्जाम्पल में पहली टर्म 10 है, दूसरी 15 है, तीसरी टर्म 20 है। अगर मुझे तीसरी टर्म नहीं पता होती, कोई मुझे बोलता कि a 10 है, यानी कि पहली टर्म की वैल्यू 10 है। मुझे कोई बोलता है कि जो d यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो 5 का है, और मुझे कोई ये बोलता कि आप तीसरी टर्म बताओ, n क्या है सर? नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म मुझे बतानी है। अगर कोई मुझे बोलता है ना तीसरी टर्म बताओ, तो मैं सिंपली ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करता। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं तो इस हिसाब से टर्म वैल्यू 3, तीसरी टर्म की वैल्यू इज इक्वल्स टू a यानी कि पहली टर्म की वैल्यू प्लस n-1 यानी कि 3-1 इंटू डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो 3-1 2 होता है, 2 इंटू 5 जो है वो 10 होता है, 10 प्लस 10 20 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 डी। टर्म वैल्यू का फॉर्मूला हमें ये बता देगा कि कोई भी अगर टर्म की आपने वैल्यू ढूंढनी है वो कितनी है, प्रोवाइडेड कि आपको a यानी कि पहली टर्म पता हो, d यानी कि कॉमन डिफरेंस पता हो, और n यानी कि जिस टर्म की वैल्यू ढूंढनी है वो पता हो। दूसरा, हमें ये पता है कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को भी माइनस कर सकते हैं, तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को भी माइनस कर सकते हैं, तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फिर अगर लेट से यही एग्जाम्पल लूं, पहली जो टर्म है हमारी वो 10 है, दूसरी जो टर्म है ना वो 15 है, तीसरी जो टर्म है ना वो 20 है। अगर पहली टर्म 10 है, दूसरी 15 है, तीसरी 20 है, तो चौथी क्या होगी? 25 होगी, 25 होगी। अब अगर लेट से मैं इसका सम कैलकुलेट करूं, सम का मतलब होता है एडिशन। 10 और 15 कितने होते हैं? 25। 25 और 20 कितने होते हैं? 45। 45 और 25 कितने होते हैं? 70। सम 70 बनता है। सम कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और आपको उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ढूंढना है, अगर आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और आपने उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ढूंढना है, तो सम ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला है, s इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में आप लिखोगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम इज इक्वल्स टू n ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 डी। अब देखो 10, 15, 20 और 25 कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। 10, 15, 20, 25 4 चीजें। मुझे अगर इन चारों का सम ढूंढना है तो मैं लिखूंगा सम इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी कि 4-1 इंटू डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो हमारा जो सम आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है। अच्छा, 2 इंटू 10 इज 20, 4-1 3, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 20 35, 35 इंटू 2 70। ठीक है ना? तो हमारा जो सम आ रहा है ना वो 70 आ रहा है, 70 आ रहा है। सर सम का कोई और फॉर्मूला है? हाँ, एक तो सम का ये वाला फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
सम का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है सम इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा a प्लस l, a यानी के फर्स्ट टर्म, l यानी के लास्ट टर्म। यानी कि अगर इसी केस में मुझे सम निकालना हो तो सम इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, a यानी के फर्स्ट टर्म यानी के 10, l यानी के लास्ट टर्म विच इज 25। 10 और 25 ऐड करो कितने बनते हैं? 35। 35 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 70। तो ये भी हाईलाइट कर देता हूं, ये सम का एक और फॉर्मूला है n अपॉन 2 a प्लस l। सही है ना? सवाल कैसे आते हैं वो हम देखेंगे, बड़े आराम से देखेंगे। बिल्कुल ऐसा पूछना नहीं बीच में कि सर सवाल कैसे आते हैं, वो तो हम करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अच्छा, वापस से लेट से मैं आपको बोलता हूं 10, 15, 20, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ या नहीं? है। क्यों? क्योंकि इसकी पहली टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। क्योंकि हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस है तो यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, अब लेट से मैं ऐसे ही बोलता हूं एक चीज है x और x की वैल्यू है 3। x एक चीज है और उसकी वैल्यू है 3। तो अगर मैं 10 जो है ना 10, 15 और 20 था ना, क्या मैं 10 को 3x प्लस 1 लिख सकता हूं? x की वैल्यू 3 है ना, तो मैं 10 को 3x प्लस 1 लिख सकता हूं। कैसे भाई? x की वैल्यू अगर 3 है तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अगर 10 लिखा हुआ है या 3x प्लस 1 लिखा हुआ है, एक ही बात है। इसको आप, अच्छा 10 को क्या मैं x प्लस 7 लिख सकता हूं? वो भी लिख सकता हूं। 10 को मैं x प्लस 7 इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि x की वैल्यू 3 है, 3 और 7 ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। इसी तरह से लेट से 15 है ना, 15, इसको मैं लिख देता हूं 2x प्लस 9 लिख सकता हूं, क्योंकि अगर 15 लिखा हुआ है तो वो 2x प्लस 9 इसलिए क्योंकि x की वैल्यू अगर 3 है तो 2 इंटू 3 इज 6, 6 प्लस 9 इज 15। अच्छा, 20 को मैं x प्लस 17 लिख सकता हूं। x की वैल्यू अगर 3 है तो 3 प्लस 17 जो है वो अगेन 20 बनता है। अब आपके पास एक तरह का जो सवाल आता है ना वो ये आता है, सवाल बोलता है कि भाई एक चीज है 3x प्लस 1, एक चीज है 2x प्लस 9, एक चीज है x प्लस 17। सवाल बोलता है कि ये तीन चीजें हैं 3x प्लस 1, 2x प्लस 9, x प्लस 17, और सवाल बोलता है कि ये तीनों चीजें जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। सवाल बोलता है कि ये तीनों चीजें जो है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, बता देता है, बोल देता है। तो अगर कोई चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है उस केस में एक कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर अगर ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं और सवाल पूछते हैं x की वैल्यू बताओ, सवाल बोलते हैं 3x प्लस 1, 2x प्लस 9, x प्लस 17 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, x की वैल्यू बताओ। अब आपको ये पता है ना कि कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस। अच्छा चलो, कॉमन डिफरेंस इसका मतलब ऐसे आ सकता है, सेकेंड टर्म क्या है? 2x प्लस 9 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? इससे क्या आया? कॉमन डिफरेंस। इसको सिंपल करो थोड़ा सा, 2x में से 3x माइनस करो, माइनस x, 9 में से 1 माइनस करो, प्लस 8। ये हमने क्या किया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा, कॉमन डिफरेंस ऐसे भी आ सकता है ना, थर्ड टर्म यानी कि x प्लस 17
माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 2x प्लस 9, x माइनस 2x इज माइनस x, 17 माइनस 9 इज प्लस का 8। क्या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस आता है? हाँ। क्या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से कॉमन डिफरेंस आता है? हाँ। क्या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वाला आंसर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म वाले आंसर के बराबर होता है? यस, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 8, यानी कि जो पहला वाला आंसर है, ये वाला आंसर जो है, वो जो दूसरा वाला आंसर है, ये जो इसके नीचे आंसर है, इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज इस चीज के बराबर है ना? अब मुझे बताओ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एक्स जो है, ठीक है, अच्छा यहां पर तो सही है, यहां पर दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं, ठीक है, यहां पे दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं। इक्वेशन इस तरह की बन रही है कि दोनों चीजें कैंसल आउट हो रही हैं, लेकिन आपके पास जो इस चीज का आंसर आ रहा है वही इस चीज का आंसर आ रहा है। इस चीज से एग्री करते हो? सही है ना? आगे जो आपके पास सवाल आएंगे उसमें ये जनरली कैंसल आउट नहीं हो रहा होगा, इत्तेफाक से यहाँ पर इक्वेशन ऐसी बनी है कि कैंसल आउट हो रही है चीजें, और आपको एक्स की वैल्यू ढूंढनी होगी। ठीक है, अब देखो मैं वापस से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिपीट करता हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, जो मुख्तलिफ टर्म्स होंगे उनके बीच में कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि 5, 7, 9, 11 के बीच में 2 का डिफरेंस है, या 2, 10, 18, 26 के बीच में 8 का डिफरेंस है। ठीक है, और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस ढूंढना होगा तो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करूंगा, या फिर मैं थर्ड माइनस सेकंड टर्म करूंगा। यानी कि आपने जो फॉर्मूले अपने पास लिखने हैं, नंबर 1 ये वाला, टर्म की वैल्यू ढूंढनी होगी तो a प्लस एन माइनस 1 डी होगी। सेकेंड ये चीज, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स का सम ढूंढना है तो सम का ये वाला फॉर्मूला होगा, या फिर सम का ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगली हेडिंग है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगली हेडिंग जो है ना वो है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये फ़र्क है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस और माइनस वाला रूल चल रहा होता था, यानी कि कोई चीज़ ऐड हो रही है, कोई चीज़ माइनस हो रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड इस तरह से हो रहा होगा कि फॉर एग्जांपल लेट से पहली वैल्यू है 2, ठीक है ना, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 2 इंटू 3 कितना बनता है? 6। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 3 कितना बनता है? 18। अगर इस तरह से वैल्यूज जो है उसके बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो हम कहेंगे कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20, तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। या फॉर एग्जांपल 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 30, 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 90, तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहां पर क्या कोई कॉमन डिफरेंस है? कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। डिफरेंस का मतलब तो फर्क होता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब एक ही जितना फर्क हर बार नहीं। अगर 2 और 6 के बीच में फर्क देखते हैं तो 4 का है, 6 और 18 के बीच में फर्क 12 का है, तो कॉमन डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में कॉमन डिफरेंस नहीं होता। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में कॉमन रेशियो होता है, जो कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी 3 है। इस R को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। R जो है ना, इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे,
और कॉमन डिफरेंस कहां पर होता था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो होगा, और कॉमन रेशो को कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, इस तरह से हम अपना कॉमन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 10, 30, 90 वाली मिसाल ले लेते हैं। 10, 30, 90 वाली मिसाल में अगर मैं 30 को डिवाइड करता हूं 10 से तो 3 आता है। इसी तरह से अगर मैं 90 को डिवाइड कर देता हूं 30 से तभी 3 आता है। ठीक है ना, तो ये आपका कॉमन रेशियो है, ये आपका कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते हो या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करते हो, ताकि आपका कॉमन रेशियो आ जाए। दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा सर, क्या इस केस में भी हम किसी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हो। इस केस में टर्म वैल्यू का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, जो कि है टर्म वैल्यू इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस 1। यहां पर ए आर पावर n माइनस 1 है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल लेट से ये 10, 30, 90 है। 10, 30, 90 के बाद 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला क्या आएगा? 270। आपको कोई ये बोले कि यार पहली टर्म 10 है, कॉमन रेशियो 3 है, और आप चौथी टर्म ढूंढो, तो आप लिखोगे टर्म वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर n माइनस 1। अब 4 माइनस 1 3 होता है। 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 27। 27 इंटू 10 270। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इस तरह से भी टर्म की वैल्यू आ सकती है, ए आर पावर n माइनस 1। अब अगर लेट से 10, 30, 90 की बात करूं, मैन्युअली इनका अगर सम करेंगे 10, 30, 40 होता है, 40 और 90 130 होता है। मैन्युअली अगर हम इसका सम करेंगे ना तो 130 बनता है। आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम के भी दो फॉर्मूले हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम कैलकुलेट करने के लिए सम इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, a 10 है, r जो है वो 3 है। कितनी चीजों का सम ढूंढ रहे हैं हम? 3 चीजों का सम ढूंढ रहे हैं ना। 10, 30 और 90 3 चीजें, तो पावर भी 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। अब देखो 3 पावर 3 कितना होगा? 3 पावर 3 जो है वो 27 होगा। 27 माइनस 1 कितना होगा? 26 होगा। 26 इंटू 10 कितना होगा? 260। नीचे 3 माइनस 1 जो है वो 2 हो जाएगा, तो 130। इस तरह से सम आ सकता। सम का एक और फॉर्मूला भी है, सम इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये भी सम का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसको भी आप यूज कर सकते हो, इसको भी आप यूज कर सकते हो। कोई कंडीशन नहीं है आर कम हो, आर ज्यादा हो, आर ये होगा, आर वो होगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन किसी ने पढ़ी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये फॉर्मूला यूज करो, आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर पहली टर्म की बात करते हैं 10, 1 माइनस आर, आर कितना है? 3, 3 चीजें हैं, पावर 3, नीचे 1 माइनस 3,
अच्छा अब देखो ऊपर जो 3 पावर 3 होता है 27, 1 माइनस 27 क्या होगा, माइनस का 26, माइनस का 26 10 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 260, नीचे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो भी 130 ही बचेगा। सेम आंसर आया। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना आर इतना है आर उतना है आर ये है आर वो है, लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है। अगर किसी ने ऐसा कहीं पढ़ा हुआ है तो दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, माइनस से माइनस एंड में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब यहां पर आपके पास एक तो ये कॉमन रेशियो का फॉर्मूला आया, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, एक ये कॉमन रेशियो का फॉर्मूला आया, एक ये टर्म की वैल्यू का फॉर्मूला आया, फिर एक ये वाला सम का फॉर्मूला आया और एक ये वाला सम का फॉर्मूला आया। इफेक्टिवली 1 2 3 4 चीजें। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो। 3.1 सबसे पहला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है 7th टर्म ऑफ एन एपी 852 -1 -4 डॉट 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 इज, 7वीं टर्म बतानी है। अब देखो यहां पर हम ऐसे लिस्ट भी बना सकते हैं, लिस्ट ऐसे बना सकते हैं 8 है फिर 5 है फिर 2 है फिर -1 है फिर -4 है फिर -7 होगा फिर -10 होगा, है ना। तो 8 पहली टर्म हो गई, 5 दूसरी टर्म हो गई, 2 जो है वो तीसरी टर्म हो गई, -1 जो है वो चौथी हो गई, -4 जो है वो पांचवी हो गई, -7 जो है वो छठी हो गई और -10 जो है वो 7वीं टर्म हो गई। ऐसे कर सकते हैं। सर क्या हम इसको फॉर्मूले से नहीं कर सकते? फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर फॉर्मूले से आप करोगे तो आपके जो पहली टर्म ए जो होगा ना आपका वो 8 होगा, ए जो है ना वो आपकी पहली टर्म है। ठीक है, जो डी होगा ना डी, देखो D3 नहीं होगा, -3 होगा। D3 तब होता जब 8 के बाद अगला 11 होता, फिर 14 होता, फिर 17 होता। यहां तो पहली टर्म के बाद अगली टर्म जो है पहली 8 है फिर 5 है फिर 2 है, तो यार ये तो रिवर्स गियर में जा रहा है ना। और दूसरा आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला भी तो मालूम है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपका डी तो -3 आएगा, आपका डी जो है ना वो तो -3 आएगा। अब आपने अगर टर्म वैल्यू ढूंढनी है तो टर्म वैल्यू का हमने फॉर्मूला सीखा है, टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू डी। इसमें आपके पास टर्म वैल्यू आपने कौन सी 7वीं टर्म की वैल्यू ढूंढनी है, टर्म वैल्यू 7 इज इक्वल टू a यानी कि 8 प्लस 7 -1 इंटू -3। तो आपके पास टर्म वैल्यू 7 जो है वो क्या हो गया, अच्छा 7 -1 6 होता है, 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18, यानी कि ये बन गया 8 माइनस का 18 तो माइनस का 10 आता। आपका डी आंसर हो गया 3.1 का। क्लियर है? चाहे आप फॉर्मूले से कर लो चाहे आप ऐसे ही कर लो ना भाई, -3 हो रहा है ना तो -1 फिर -4 फिर -7 और फिर -10 हो जाएगा। दूसरा सवाल 3.2 में बोलता है a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी आर इन डैश प्रोग्रेशन। ये कौन सी प्रोग्रेशन है? बोलता है नन ऑफ दीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक का वर्ड अभी छोड़ दो, स्टैट्स में हार्मोनिक मीन वगैरह की चीजें आएंगी, लेकिन अभी हमें जो हमारे पास नॉलेज है वो ये है कि अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का आंसर एक ही जितना आता है, यानी कि हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का आंसर सेम आता है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, देखो ये फर्स्ट टर्म दी हुई है, फिर कॉमा के बाद ये सेकेंड टर्म दी हुई है, फिर कॉमा के बाद ये थर्ड टर्म दी हुई है। हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर मैं a में से a माइनस बी को माइनस कर दूं, a माइनस ए तो 1 खत्म हो गया, अच्छा माइनस का b बचेगा प्लस का,
प्लस का, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, वो अंदर वाले माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आंसर मेरा बी आ रहा है। अब मैं ये चेक कर लेता हूं कि क्या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से आंसर भी बी आता है या नहीं। यानी कि मेरे पास थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस बी, सेकेंड टर्म क्या है माइनस का ए, मैं उसमें से माइनस हो गए तो ए माइनस ए वापस ए खत्म, बच क्या गया। तो अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का आंसर उतना ही आ रहा है ना जितना थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का आंसर है, तो आप ये बोल देना भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सही हो गया। 3.3 में लिखा हुआ है द सम ऑफ द सीरीज इज, एक सीरीज बना दी। अच्छा सर ये सीरीज क्या है, 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर डॉट 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 डॉट, इस डॉट 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 का मतलब ये है कि इतने सारे कोई नंबर्स होंगे। अटेंडेंस शीट से सही है, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं। अच्छा जी, अब देखो यहां पर सम ढूंढना है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 1 है फिर 2 है फिर 3 है, तो ये कौन सी प्रोग्रेशन लग रही है, अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक में कॉमन डिफरेंस होता है। अच्छा ए कितना नजर आ रहा है, डी कितना नजर आ रहा है ना। अच्छा हमने सम के दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा था n डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट में आता था 2a प्लस n माइनस 1d, और एक और हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस l, l क्या था लास्ट टर्म। अब देखो यहां पर जो हमारी लास्ट टर्म है ना वो n है, क्यों, क्योंकि इसने बोला 1 है 2 है 3 है फिर डॉट 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 डॉट, इसका मतलब बीच में इतने सारे नंबर है, फिर एंड उसने रोक दिया n पर, क्या आखिरी n है। तो हम एक काम करते हैं ना, सम का जो दूसरा वाला फॉर्मूला था, सम का दूसरा वाला फॉर्मूला होता था सम इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में आता था a प्लस l, तो इस हिसाब से n अपॉन 2, a कितना है 1 है और l क्या है n है, तो इसका मतलब n अपॉन 2 a प्लस l, ऐसा कोई आंसर ए बी सी डी में से नजर आ रहा है, सी ऐसा ही है। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, क्या ऐसा ही है सी, हाँ सर ऐसा ही है ना। आपने n पहले लिखा है 1 प्लस n बाद में लिखा है, उसने 1 प्लस n को n प्लस 1 लिखा है, लेकिन बात तो वही है ना, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ना n अपॉन 2 n प्लस 1 है ना, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि भाई n को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो सर आंसर जो है ना वो सी है। सही हो गया। अच्छा अब ये जो अभी मैं सवालात कर रहा हूं ना शुरू के 4-5, इसमें शुरू के 4 में कोई मसला है, शुरू के 3 में नहीं है। क्या कॉपी करना चाहोगे या चाहोगे कि दोबारा से घर पर शुरू से करो, करना है कॉपी, चलो कॉपी करो 1 2 3 कॉपी करो, मैं मीनवाइल क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व करवाता हूं। 3.4 जरा गौर से देखिएगा, 3.4 में लिखा हुआ है 2 4 6 डॉट 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 100 इज इक्वल्स टू, यानी कि वो पूछना ये चाह रहा है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का सम कितना होता है। तो आपके पास जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि पहली टर्म क्या है 2, क्लियर है। अच्छा लास्ट टर्म भी दी हुई है, लास्ट टर्म 100 है। अच्छा जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, कैसे सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 4 में से 2 निकालो 2 आता है, या आप 6 में से 4 निकाल दो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड तो भी 2 आता है, तो सर ये कॉमन डिफरेंस है। हमें सम ढूंढना है। अच्छा सम के लिए हमें ये भी मालूम होना चाहिए कितनी चीजें हैं। अब देखो ना, आप 2 4 6 8 10, सुनना जरा गौर से, 2 4 6 8 10 5 चीजें हुई, 12 14 16 18 20 5 चीजें हुई। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर 100 है तो 100 टर्म्स क्या 100 होंगी,
50 होंगी, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक से लेकर 100 तक गिनती है, एक छोड़कर एक का मतलब ये हो गया 50 चीजें, 2 4 6 8 10, फिर इसी तरह से 12 14 16 18 20, फिर इसी तरह से 22 24 26 28 30, इसी तरह 5 5 5 5 गिनते जाओ, तो 50 बनी ना। 100 नहीं लिखना है, क्योंकि n क्या होता है, कितनी चीजें, तो चीजें तो 50 है ना, तो n हो गया 50। अब सम का आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सम के हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा है n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, इसका मतलब हो गया 50 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 2, इससे करेंगे 50 डिवाइडेड बाई 2 25 बनेगा। अच्छा ब्रैकेट में 2 2 4 और ये 49 इंटू 2 98, 98 और 4 102, 102 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 50 ना, 25 50। सर दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? हाँ वो भी कर सकते हैं, मना किसने किया है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस एल, इसमें n हमारे पास 50/2, a यानी कि पहली टर्म और l यानी कि आखिरी टर्म, तो ये 100 प्लस 2 102 हुआ, 102 25 से मल्टीप्लाई करो 25 50, ऐसा ही है, समझ आ रहा है ना। तो इसका मतलब 3.4 का आंसर बी होगा। उससे ये पूछा था कि भाई सारी चीजों का सम कितना होगा। हाँ है, हाँ है, जब आएगा तो बता दूंगा। सही है, सही है। यहां पर हमने जो है वो n जुगाड़ से निकाल लिया ना, जरूरत नहीं है तो क्यों दिमाग पे बोझ डालें। सही है ना। 3.4 क्लियर है। 3.5 में बोलते हैं विच टर्म ऑफ द एपी 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7, 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7, 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7 इज 17 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7। बोलता है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? बोलता है 3 डिवाइडेड बाय रूट 7, 4 डिवाइडेड बाय रूट 7, 5 डिवाइडेड बाय रूट 7 डॉट 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 डॉट। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसका पूछना यह है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 17 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 कौन सी टर्म है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है। तो एक तो दिमागी तरीका, दिमागी तरीका क्या है भाई, 3 ओवर अंडर रूट ऑफ 7 पहली है, 4 रूट 7 दूसरी है, 5 रूट 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह से गिनती कर लो, गिनती कर कर चलते जाओ, गिनती कर कर पहुंच जाओ, एक तरीका। ठीक है ना। देखो 3 रूट 7, 3 अंडर रूट 7 पहली टर्म है, 4 रूट 7 दूसरी टर्म है, इस तरह से गिनती कर 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 पहुंचो तो 17 रूट 7 कौन सी टर्म बनती है, 15th बनती है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक तरीका यह है। क्योंकि हमें यह भी पता है ना कि यार 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे ही चल रही है कहानी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि अगर यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसकी जो पहली टर्म यानी कि जो a होगा ना वो 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 होगा। पहली जो टर्म होगी वो 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 होगी, ऐसा ही है ना। पहली जो हमारी टर्म होगी वो तो लिखी हुई है 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7। अच्छा सर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बेटा कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 में से 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 माइनस करता हूं तो 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 आ जाता है। ये कॉमन डिफरेंस है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो ना, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर्स में सब्ट्रैक्शन हो सकती है। 4 के नीचे भी रूट ओवर 7 है, 3 के नीचे भी रूट ओवर 7 है, तो 4 में से 3 हटा सकते हो, 4 माइनस 3 1 बच जाएगा। क्लियर है?
अगर नीचे √7 नहीं होता सर तो क्या करते? तो जब आएगा तब कर लेंगे ना, अभी तो नहीं है ना ऐसा। अभी क्या है, √7 है, दोनों जगह सेम है, तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास एक फॉर्मूला था टर्म वैल्यू का। टर्म वैल्यू का जो फॉर्मूला था ना वो था टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें हम a डालते थे, d डालते थे और क्या डालते थे, n डालते थे, तो वो हमें उस टर्म की वैल्यू बता देता था। मिसाल के तौर पर अगर अगर इस फॉर्मूले में मैं a की जगह 3 डिवाइडेड बाय √7 डालूंगा, d की जगह 1 डिवाइडेड बाय √7 डालूं और n की जगह 15 डाल दूं, मिसाल के तौर पर डाल दूं, तो आंसर क्या आएगा, 17/√7। क्यों सर? अगर आप n की जगह 15 डालोगे, a की जगह 3√7 डालोगे और d की जगह 1√7 डालोगे, तो ये वो आंसर बता देगा जो आपको दिया हुआ 17/√7। क्यों? 17/√7 कौन सी टर्म थी, 15th टर्म थी। तो इस फॉर्मूले का काम क्या होता है, इसमें आप a डालते हो, d डालते हो, n डालते हो, तो वो आपको ये बता देता है कि वो कौन सी टर्म थी। लेकिन सर हमें तो नहीं बताया हुआ ना n। हाँ तो मैंने थोड़ी बोला बताया हुआ है, मैं बोल रहा हूं अगर डाल दोगे तो ऐसा ही होगा ना। अभी आपको जो चीज बताई हुई है ना वो ये बताई हुई है कि एक टर्म की वैल्यू है 17/√7, पहली टर्म है 3√7, आपने n ढूंढना है और d जो है वो 1/√7 है। आपको इस सवाल में उलट काम करने को बोला, उससे ये नहीं बोला 15वीं टर्म बताओ, n नहीं दे दिया, उससे ये बोला कि भाई आप बताओ ये कौन सी टर्म होगी 17/√7, यानी कि जो फाइनल आंसर आता है वो दे दिया। अच्छा आप देखो यहां पर हम दोनों साइड्स को जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो √7 नजर आ रही है। हम मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा सा रूल है कि इक्वल्स टू के दोनों साइड्स के साथ कोई एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड्स में कोई चीज ऐड कर सकते हैं एक साथ, दोनों साइड्स में से कोई चीज माइनस कर सकते हैं एक साथ, दोनों चीज को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ, दोनों चीजों को दोनों साइड्स को किसी चीज से डिवाइड कर सकते हैं एक साथ। यहां पर डिनोमिनेटर में √7 आ रहा है ना, मैं एक काम करता हूं दोनों साइड्स को √7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है ना, देखो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास x डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। इसी तरह से मैं यहां पर दोनों साइड्स को √7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैं दोनों साइड्स को √7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 17 डिवाइडेड बाय √7 मल्टीप्लाइड बाय √7 क्या बच जाएगा, 17। 3 डिवाइडेड बाय √7 मल्टीप्लाइड बाय √7 क्या बच जाएगा, 3। n-1 ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय √7 मल्टीप्लाइड बाय √7 क्या बच जाएगा, 1। सिंपल हो जाएगा ना, दोनों साइड से √7 चला गया। अब ये 3 जो है 3 उल्टे हाथ पे जाकर माइनस होगा, 17 में से 3 माइनस करो कितना बचा, 14। 14 इज इक्वल्स टू n-1। अब ये जो -1 है उल्टे हाथ पर जाकर 14 में ऐड हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल्स टू 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5 का A। ठीक है, हर सवाल में वो n दे देता है और हमसे टर्म की वैल्यू पूछता है। इस सवाल में टर्म की वैल्यू दे दी और हमसे n पूछ लिया। क्लियर है ना बात, नहीं क्लियर, नहीं समझ आया? रुक जाओ भाई मैं पॉज कर दूं यार। 3.6 में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ढूंढो सच दैट 8x + 4 6x - 2 2x + 7 विल फॉर्म एन AP। यानी कि ये तीनों टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अगर 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का आंसर उतना ही आता है जितना थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का आंसर आता है।
इसका मतलब ये हो गया कि मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं 6x माइनस 2। 6x माइनस 2 कौन सी टर्म है? इसमें से क्या माइनस करूं? 8x प्लस 4, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड पर क्या आएगा? थर्ड टर्म यानी कि 2x प्लस 7 माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 6x माइनस 2, है ना? देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का आंसर उतना ही आएगा जितना थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का आएगा। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का मतलब 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2 के। ये समझ में आया? हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का उतना ही आंसर आता है जितना थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का आता है। आया समझ? इस हिसाब से अब अगर इसको सॉल्व करें 6x माइनस 8x माइनस 2x माइनस 2 फिर माइनस 4 माइनस 6, यहां पर 2x माइनस 6x माइनस का 4x, 7 माइनस माइनस प्लस 2 यानी के 9। अब ये जो माइनस 4x है उल्टे हाथ पे ले जाते हैं, तो उल्टे हाथ पर जाएगा माइनस 4x, तो क्या बन जाएगा? प्लस का 4x बन जाएगा, प्लस का 4x और माइनस का 2x। अच्छा, माइनस का 6 सीधे हाथ पर आएगा तो 9 में ऐड हो जाएगा, 15 बन जाएगा। तो x कितना आएगा? 15/2 या 7.5 ना, ये x की वैल्यू होगी। अच्छा, अगर सवाल ये पूछ लेता मुझसे ये तीनों टर्म्स हैं क्या, तो x की वैल्यू 7.5 आ रही है ना। आप मुझे पहली टर्म बताओ, 8 को 7.5 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 4 ऐड करो, कर लो। 8 को 7.5 से x की वैल्यू 7.5 आ रही है, तो 8 इंटू 19.5, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 4 19.5, फिर 6x माइनस 2 बताओ 43, बता कौन रहा है? अच्छा 43, उसके बाद 2x प्लस 7 22 ना। क्या ये तीनों चीजें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लग रही हैं? 43 में से 64, 43 माइनस 64 कॉमन डिफरेंस कितना बनता है? 21, 21 या माइनस का 21? माइनस का 21। क्लियर है? ऐसा उसने पूछा नहीं है, उसने हमसे ये नहीं पूछा कि आप जो है ना वो कॉमन डिफरेंस बताओ या टर्म्स बताओ या पहली टर्म की वैल्यू बताओ। लेकिन अगर पहली टर्म की वैल्यू बोलता तो 64 होती, अगर कॉमन डिफरेंस बोलता तो माइनस का 21 होता। उससे सिर्फ x की वैल्यू पूछी, x की वैल्यू 7.5 है। और इससे हमें जाहिर भी हो रहा है कि हाँ भाई ये तीनों चीजें जो है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का आंसर उतना ही आ रहा है जितना थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का आंसर आ रहा है। सही है? 3.7 में लिखा हुआ है the sum of a certain number of terms of an AP series -8, -6, -4 ... is 52. The number of terms is, उसने ये कहा कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है -8, -6, -4, इस तरह से चलती रहती है, और इसका जो सम है वो 52 है। आप बताओ कितनी चीजें? इसका मतलब ये हो गया कि आपको a दिया हुआ है, कितना है? -8। d दिया हुआ है, d कितना है? 2। सर माइनस का 2 नहीं होगा? नहीं, प्लस का 2 होगा। कैसे सर? -6 माइनस -8
देखो ना, आप डी कैसे ढूंढते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, माइनस एक्स में से माइनस करोगे -8, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 8 माइनस 6 जो है वो 2 आ जाएगा। अकल में आ रही है ना बात? इसीलिए तो देखो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है ना, इसीलिए वो माइनस से प्लस की तरफ जा रही हैं चीजें। -8 -8 -4 -2 0 2 4 6 8 10। और उससे क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 52 का। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, सम इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1d। सम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें 52 पता है सम, हमें n नहीं पता, n डिवाइडेड बाय 2। हमें a पता है, a पहली टर्म है, कितना होगा, a कितना है -8। फिर आगे n माइनस 1 और d कितना है 2, है ना? ऐसी इक्वेशन बन रही है, सही है ना? इसमें कोई मसला है? अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए जो है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि चैप्टर 2 की नॉलेज होनी चाहिए। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे ना तो n की पावर 2 बन रही होगी, n की पावर 2 बन रही होगी। वो वाले सवाल अभी हमने क्लास में सॉल्व नहीं करे, तो आप यहां तक इसको समझ लो। इससे आगे इसको n की वैल्यू कैसे ढूंढनी है, कुछ लोगों को आता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, लेकिन फिलहाल हम जो है वो n की वैल्यू नहीं ढूंढते हैं। हाँ, बहरहाल इतना समझ लो कि ये कैसे बना। सम 52 है, n ढूंढना है, n अननोन है तो n अपॉन 2 लिखा, 2 इंटू a -8 है, n माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस होता है वो 2 है। सही है? कोई मसला? पक्का कोई मसला नहीं है? सही है ना? आगे इसको जो है वो अभी सॉल्व नहीं करेंगे। 3.8 पर आते हैं। पॉज करूं रिकॉर्डिंग? क्या किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल तो नहीं है ना? ये छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं, ये साथ साथ आपको जो कॉपी करनी है वो चीजें करते रहो, बाकी ये पीडीएफ भी मिल ही जाती है आपको। चलो 3.8 जो है सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज 6 12 24 डॉट 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 इज। मुझे बताओ क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। पता ऐसे चल सकता है कि आर देख लेते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 12 डिवाइडेड बाय 6 2 आया, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म 24 डिवाइडेड बाय 12 तो भी 2 आया। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो प्रोग्रेशन है ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस रीजन की वजह से है कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का आंसर वही आ रहा है जो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का आ रहा है, और हमें नजर भी आ रहा है कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब इसे सातवीं टर्म पूछी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताओ। टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a r पावर n माइनस 1। तो टर्म वैल्यू 7, सातवीं टर्म की वैल्यू a यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय r यानी कि 2 की पावर 7 माइनस 1। 7 माइनस 1 कितना बनता है? 6। 2 की पावर 6 कितना बनता है? मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना बनता है? 384। तो जो आपकी सातवीं टर्म होगी ना वो 384 होगी। ऐसा ही है? आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि पहली टर्म 6 है, 6 2 12, 12 2 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी 96, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा जल्दी जल्दी? 192, 192 को 2 से मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी कितना आएगा? 384। क्या ये सातवीं टर्म ऐसे भी आ सकती थी? पहली, दूसरी,
तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ठीक है, अगर आपको कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है तो 6 2 12 12 2 24 24 2 48 48 2 96 96 2, इस तरह से ले लो। इस तरह से भी आपके पास जो है वो 384 ही बनता है। क्लियर है? अच्छा, कोई मसला इसमें? कोई मसला? 3.9 में बोलते हैं द लास्ट टर्म, आखिरी वाली टर्म ऑफ द सीरीज, और एक सीरीज बनी हुई है 231 टर्म्स इज, बोलते हैं मुझे आखिरी टर्म बताओ एक सीरीज की जिसमें टोटल 31 टर्म्स है, और वो सीरीज है क्या? एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर 1। अब मुझे ये बताओ कि ये एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स कॉमा 1 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती तो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का आंसर उतना ही आता जितना थर्ड माइनस सेकंड टर्म का आता। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकती है। आर देखते हैं, सेकंड टर्म क्या है? एक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कितना बनता है? 1/x। इसी तरह से जो हमारी थर्ड टर्म है 1 है, डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म x है, इसका आंसर भी 1/x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी प्रोग्रेशन है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इस प्रोग्रेशन की टोटल कितनी टर्म्स है? 31। और हमें कौन सी टर्म ढूंढनी है? आखिरी वाली, यानी कि 31वीं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? टर्म वैल्यू n इज इक्वल टू AR पावर n माइनस 1। तो इस हिसाब से आपके पास टर्म वैल्यू 31 इज इक्वल्स टू ए यानी कि पहली टर्म कितनी है? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर यहां पर 1/x आ रहा है, पावर n माइनस 1। 31 टर्म्स है तो n माइनस 1 क्या होगा? 30 होगा। 30 माइनस, या इसको चलो पहली बारी में यूं ही लिख देते हैं 31 माइनस 1। अच्छा, अब 31 माइनस 1 कितना होता है? 30। ठीक है ना? तो ये जो आपका बन जाएगा ना, ये बनेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/x की पावर 30। अच्छा, अगर 1/x की पावर 30 है ना, तो उसका मतलब होता है 1 की पावर भी 30 और डिनोमिनेटर का जो x है ना उसकी पावर भी 30। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 1 की पावर 30 डिवाइडेड बाय x की पावर 30। 1 की पावर 30 तो 1 ही रहेगा। 1 की पावर 30 का मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 30 बार 1 से ही 1 को मल्टीप्लाई करते तो वो 1 ही रहेगा। अब x पावर 2 ऊपर है और नीचे x पावर 30 है, तो ये जो x की पावर 2 है ये कैंसिल हो जाएगी और ये 30 में से 2 हटाओ 28। पावर जो होती है ना उसको हम माइनस करते हैं, यानी कि अगर ऊपर x पावर 2 है नीचे x पावर 30 है तो रिजल्ट जो है वो नीचे x पावर 28 होगा। तो अब फाइनल आंसर क्या होगा? 1/x की पावर 28। कौन सा आंसर है? सी। समझ आ रहे सब? 3.10 if the terms 2x, x plus 10, 3x plus 2 be in AP, अगर ये टर्म्स AP में है the value of x is, ऐसा ही सवाल अभी किया था ना हमने, क्या कैसे आएगा आंसर? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसका मतलब x प्लस 10 माइनस 2x, x प्लस 10 माइनस 2x का आंसर इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी कि x प्लस 10। अब x में से माइनस 2x करो, कितना बचेगा? माइनस का x, माइनस एक्स प्लस 10 इधर बचा। अच्छा, इस साइड पर 3x में से x माइनस करो 2x। अच्छा, 2 में से माइनस कर दो 10, माइनस का 8। अच्छा, अब ये 2x है वो लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस x माइनस 2x
और इक्वल्स टू यहां पर -8 और -10, तो ये -3x -18, x कितना आया 6, है ना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, क्योंकि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का आंसर भी कॉमन डिफरेंस होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का आंसर भी कॉमन डिफरेंस होगा। अगर वो ये टर्म्स पूछ लेता, x की वैल्यू अगर 6 आ रही है तो पहली टर्म अगर 2x है तो 2 इंटू 6 कितना होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 12 होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर x प्लस 10 यानी कि 6 प्लस 10 16, उसके बाद 3x प्लस 2 यानी कि 18 और 2 20। अगर वो ये पूछ लेता ये टर्म्स बता दो तो x की वैल्यू डाल देते। अगर वो बोलता कि पहली वाली टर्म बताओ, a बताओ, a कितना होता 12, अगर d पूछ लेता तो कितना होता 4, 12 16 4 का डिफरेंस, 16 20 4 का डिफरेंस। क्लियर है, कोई मसला। थ्री 3.11 the sum of all odd numbers between 200 and 300, 200 और 300 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका क्या सम होगा। ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7, ये ऑड होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8, ये इवन नंबर होता है। तो अगर वो बोलता है सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑड नंबर होगा 201, फिर क्या होगा 203, फिर क्या होगा 205, अच्छा आखिरी क्या होगा, यानी ये डॉट 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 कर 299। अब देखो 201 है, फिर 203 है, फिर 205 है, फिर 207 है, फिर 209 है। इस तरह से अगर चीज चल रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है ना वो a यानी कि जो पहली टर्म है ना 201 है, l यानी कि जो लास्ट टर्म है 299 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 203 माइनस 201 2 आया, या 205 माइनस 203 2 आया। अच्छा कितनी टर्म्स होंगी 50 होंगी, है ना। 1 3 5 7 9, इसी तरह से 11 13 15 17 19, इसी तरह से 21 23, तो यूं गिनते जाएंगे अगर हम। और 100, एक छोड़कर एक गिनती कर रहा है ना, एक छोड़कर एक गिनती कर रहा है तो 50 हो गई। अब अगर ये 50 हो गई तो हम सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला यूज कर लें, कोई भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम n/2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस एल वाला यूज कर लेते हैं, आसान है। तो n/2 यानी कि 50/2, a यानी कि पहली टर्म 201 और l यानी कि लास्ट टर्म 299, 201 प्लस 299 मल्टीप्लाइड बाई 50/2 25 होगा ना। बताओ फाइनल आंसर 12,500। डन है, यही आ रहा है, चेक कर रहा है ना, सही है ना, कोई मसला इसमें 3.11 में नहीं है। अच्छा ये 3.12 में इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। 3.13 में इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ये हमने नहीं पढ़ा अभी। इन्फिनिटी वाले सवाल में छोड़ रहा हूं, इनफाइनाइट सीरीज नहीं पढ़ा है, इनफाइनाइट सीरीज अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। 3.16 देखते हैं, मैं जरा पेस्ट कर दूं स्क्रीन पर। चलो जी 3.16, the first term of an AP is 14। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म 14 है, यानी कि ए दिया हुआ, एंड द सम यानी कि एडिशन ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स
पहली 5 टर्म्स का अगर हम ऐड कर कर सम करेंगे एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स, और पहली 10 टर्म्स का अगर हम सम करेंगे, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। उससे बोला पहली 5 टर्म्स का सम उतना ही होगा पहली 10 टर्म्स का सम जितना होता है। इन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन साइन ऑपोजिट होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं पहली 5 टर्म्स का सम है 10, तो पहली जो 10 टर्म्स होंगी ना उसका सम -10 होगा। मिसाल के तौर पर पहली 5 टर्म्स जो है उसका सम अगर 20 होगा, तो पहली जो 10 टर्म्स होंगी उसका सम -20 होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वैल्यू बराबर होगी बट ऑपोजिट इन साइन। लेकिन अगर एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। अगर पहली 5 टर्म्स का सम 10 होगा तो पहली 10 टर्म्स का सम -10 होगा। अगर पहली 5 टर्म्स का सम 20 होगा तो पहली 10 टर्म्स का सम -20 होगा। वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन ऑपोजिट होगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहली 5 चीजों का सम पहली 10 चीजों के सम के बराबर होगा? हाँ या नहीं कह सकता? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते सर? इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि क्या 10 और -10 बराबर होते हैं? क्या 20 और -20 बराबर होते हैं? नहीं बराबर होते। 10 -10 के बराबर थोड़ी होता है, 20 -20 के बराबर थोड़ी होता है। तो पहली 5 टर्म्स का सम पहली 10 टर्म्स के सम के बराबर है, ऐसा नहीं कह सकते आप। ऐसा नहीं कह सकते कि पहली 5 टर्म्स का सम पहली 10 टर्म्स के सम के बराबर है, क्योंकि 10 -10 के बराबर नहीं है, 20 -20 के बराबर नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि पहली 5 टर्म्स का सम अगर पहली 10 टर्म्स के सम को एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नतीजा आएगा उसके बराबर होगा। आई रिपीट, मैं ये कह सकता हूं कि पहली 5 टर्म्स का सम उतना ही होगा, इक्वल होगा, जितना अगर पहली 10 टर्म्स के सम को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आता है। 10 इज इक्वल्स टू माइनस मल्टीप्लाइड बाय -10, 20 इज इक्वल्स टू माइनस मल्टीप्लाइड बाय -20। क्यों? क्योंकि वो माइनस जो मैंने ऐड कर दिया ना इक्वेशन में, उससे क्या होगा कि अगर सम पहली 10 टर्म्स का सम -10 आ रहा है तो वो माइनस मल्टीप्लाई कर उसको 10 कर देगा। अब वो पहली 5 टर्म्स के सम के बराबर है। बात समझ रहे हो ना? हम ये नहीं कह सकते कि पहली 5 टर्म्स का सम पहली 10 टर्म्स के सम के बराबर है। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि पहली 5 टर्म्स का सम पहली 10 टर्म्स के सम को एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आता है उसके बराबर होगा। वापस से अगर सवाल बोले तो पढ़ें तो उससे लिखा था द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी जो पहली टर्म है वो 14 है, and the sum of the first 5 terms and the first 10 terms are equal in magnitude but opposite in sign। पहली 5 टर्म्स का सम और पहली 10 टर्म्स का सम मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन साइन जो है वो ऑपोजिट है। अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है। The third term of the AP is, आप मुझे बताओ इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तीसरी टर्म कितनी होगी? ठीक है, अब हम ये कर सकते हैं कि हम जो है ना वो अपना जो हमारा क्या कहते हैं सम का फॉर्मूला है वो देखें। सम का फॉर्मूला एक होता है n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 d, है ना? मैं यहां पे लिख भी देता हूं। सम का हमारा जो फॉर्मूला है वो है n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू d।
अगर मैं पहली पांच टर्म्स के सम की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू ए कितना है 14 प्लस n माइनस वन यानी कि 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है नहीं पता ना 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 डी इसमें आपके पास n जो है वो 5 है 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 डी बात अकल में आ रही है इज इक्वल्स टू अच्छा ये क्या है ये जो मैंने लिखा है ये पहली 5 टर्म्स का सम है ये बराबर होगा किसके क्या पहली 10 टर्म्स के सम के बराबर होगा नहीं पहली 10 टर्म्स के सम को अगर माइनस से एक बार मल्टीप्लाई कर दे तो जो आंसर आएगा उसके बराबर होगा तो हमने लिखा यहां पे माइनस ये माइनस एक्स्ट्रा का आया ठीक है ना नीचे यहां पर लिख देता हूं पूरी इक्वेशन नीचे सही आएगी इक्वल्स टू माइनस अच्छा 10 टर्म्स के सम के लिए वापस से n/2 का क्या मतलब है 10/2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये आपकी इक्वेशन बन रही है ठीक है अच्छा अब अगर ऊपर वाली इक्वेशन की बात करें मतलब इस पूरी इक्वेशन की बात करें 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 2.5 तो हम लिखते हैं 2.5 आसानी तो करें ना 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 अच्छा 2 इंटू 14 कितना आता है 28 5 माइनस 1 4 तो क्या आ गया 4d इज इक्वल्स टू यहां पर माइनस है अच्छा 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 5 2 इंटू 14 10 माइनस 1 9 डी ठीक है अब एक काम करते हैं ये जो 2.5 है ना ये सीधे हाथ पर जाएगा 5 को डिवाइड करेगा 2.5 जो उल्टे हाथ पर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो सीधे हाथ पर जाएगा तो 5 के डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा डिवाइड करेगा और 5 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना होता है 2 होता है तो यहां पर आ गया 28 प्लस 4d इज इक्वल्स टू माइनस का 2 और ब्रैकेट में 28 प्लस 9d अब ये बन गया 28 प्लस 4d इज इक्वल्स टू माइनस 56 माइनस 18d अच्छा जी अब ये माइनस 18d उल्टे हाथ पर जाएगा 4 में ऐड होगा तो 22d माइनस 56 और माइनस 28 माइनस 84 अच्छा d कितना आएगा माइनस 84 डिवाइडेड बाई 22 कितना बनता है हाँ माइनस हाँ डिवाइड होगा ना मैं कुछ गलत किया क्या एक मिनट रुको फिर माइनस का 56 था 28 उधर गया तो वो माइनस का 84 तो सही है ना 66 76 84 हाँ 4 और 8 डिवाइड होगा ना 3.8 आ रहा है एग्जैक्ट 3.8 है तो वो फ्रैक्शन बता दो (42/11) माइनस 42/11 अब इससे हमसे क्या पूछा था थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या टर्म वैल्यू का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए कितना है 14 किसका मोबाइल चल रहा है
ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होगा -42/11 है ना। 3 माइनस टू क्या आता है, 3 माइनस 1 जो है वो 2 आता है, सॉरी 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 2 आता है। सॉल्व करो इसको। बता दो यार। सेवेंटी अपॉन 11, और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6 होल 4/11, ए आंसर होगा। सही है जी। 3.19 में लिखा हुआ है अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट ₹3000 पर मंथ। एक बंदा एक कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह जो है ना वो 3000 रुपए पर मंथ है। एक बंदा एक कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह 3000 रुपए पर मंथ है, एंड ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ ₹100 पर ईयर इन हिज मंथली सैलरी। हर साल उसकी सैलरी में 100 रुपए का इजाफा होगा। यानी कि अगर लेट से जनवरी की बात करूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पहला साल कितनी तनख्वाह होगी इसकी माहाना? 3000, 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 3000। पहले साल के हर महीने इसकी तनख्वाह 3000 रुपए होगी। जब दूसरा साल आएगा माहाना तनख्वाह कितनी होगी? 3100, 3100, 3100, 3100, 3100, 3100, 3100, 3100, हर महीने यही तनख्वाह होगी। इसी तरह से तीसरा साल आएगा 3200, 3200, 200, 200, 200, 3200, 3200, 3200, 3200। ठीक है। अब उससे बोला हुआ है कि द टोटल अमाउंट विच ही रिसीव्स इन 25 ईयर्स। आपको ये बताना है कि अगर ये बंदा कुल मिलाकर 25 साल इस कंपनी में काम करेगा तो इस बंदे को 25 सालों में टोटल कितनी तनख्वाह मिलेगी, एंड द मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर, और जो इसका आखिरी 25वां साल होगा उसमें माहाना सैलरी कितनी होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये पहले पार्ट ये वाला कर लेते हैं, मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर। देखो लेट से जनवरी की बात करते हैं। पहले साल के जनवरी में इसकी तनख्वाह क्या होगी? दूसरे साल के जनवरी में क्या होगी? तीसरे साल के जनवरी में क्या होगी? ऐसा ही है। अगर मैं 25 साल की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि यार ए है 3000, पहले साल की तनख्वाह है 3000, बी है 100 रुपए, हर साल माहाना तनख्वाह 100 रुपए से बढ़ती है। ठीक है ना, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और आपको यह मालूम करना है कि जो 25वां साल होगा तब उसकी तनख्वाह कितनी होगी, यानी कि 25वीं टर्म मालूम करनी है ना। पहले साल का जनवरी पहली टर्म हो गई, दूसरे साल का जनवरी दूसरी टर्म हो गई, तीसरे साल का जनवरी तीसरी टर्म हो गई, चौथे साल का जनवरी चौथी टर्म हो गई, पांचवें साल का जनवरी पांचवी टर्म हो गई। तो 25वें साल के जनवरी की तनख्वाह ढूंढ लेते हैं। 25वें साल की जनवरी की तनख्वाह ढूंढने के लिए टर्म वैल्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। कितना आता है? 5000 और 400। देखो ना, पहले साल के जनवरी में 3000 तनख्वाह, फिर दूसरे साल के जनवरी में 3100, फिर 3200, 3300, 3400, 3500। 25वें साल का जो जनवरी आएगा उसमें इसकी तनख्वाह 5400 रुपए होगी। सर जनवरी की क्यों ढूंढी, फरवरी की क्यों नहीं ढूंढी? ऐसा ही होगा ना, मार्च में भी ऐसा ही होगा।
इसकी तनख्वाह 100 रुपये बढ़ती है, माहाना तनख्वाह 100 रुपये बढ़ती है, लेकिन वो तनख्वाह हर अगले साल में 100 रुपये बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आखिरी वाला जो साल है उसमें इसकी माहाना तनख्वाह 5,400 रुपये होगी। ये क्लियर है? दूसरा इसने ये बोला था कि इन 25 सालों में इसको टोटल 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 कितनी तनख्वाह मिलेगी। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक अप्रोच ये है कि मैं ईयरली वर्किंग करूं, सालाना। सालाना वर्किंग का मतलब ये है कि मैं पहले साल की अगर बात करूं ना, पहले साल, देखो पहले साल के हर महीने 3,000 तनख्वाह, साल में होते 12 महीने, तो टोटल पहले साल में इसको 36,000 रुपये मिलते हैं। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल जो है ना, इसकी माहाना तनख्वाह 3,100 होती है, 12 महीने में 37,200। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, माहाना तनख्वाह 3,200 होती है, 12 महीनों के हिसाब से 38,400। सही है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं, हमें 25 सालों की टोटल इसकी तनख्वाह कितनी होगी ये मालूम करना है ना। हमारा हम ए जो है ना वो 36,000 कर लेते हैं, और डी जो है ना वो 1,200 कर लेते हैं, और एन जो है ना 25 कर लेते हैं। ठीक है? और हम ये देख लेते हैं कि भाई पहले साल अगर तनख्वाह 36,000, दूसरे साल की पूरे साल की तनख्वाह 37,200, तीसरे पूरे साल की तनख्वाह 38,400, तो 25 सालों की टोटल तनख्वाह कितनी बनेगी। यानी कि क्या ढूंढे, टर्म वैल्यू या सम? सम ढूंढेंगे ना बेटा, सम ढूंढेंगे। हमें तो 25 सालों की तनख्वाह का टोटल चाहिए ना। सम इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। 25 साल है तो 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए प्लस 25-1 इंटू डी। कितना आता है? ऐसी कैसी कैसी बातें करते हो तुम? आंसर बताओ ना। 12,60,000। सही है ना? तो आंसर क्या बनेगा, ABCD से बी। सही है? हाँ, डी 1260,000 और सही है 5,400। सही है। देखो ये ईयरली अप्रोच है। ईयरली अप्रोच का मतलब ये है कि हर साल के हिसाब से मैं चला हूं, पहले साल का टोटल, दूसरे साल का टोटल, तीसरे साल का टोटल, चौथे साल का टोटल। सही है ना? अच्छा, एक और तरीका भी था। उस तरीके में मैं क्या करूं कि मैं जो है ना 25 साल में कितने जनवरी आएंगे, तो मैं 25 साल के 25 जनवरी जो है ना उनकी तनख्वाहों का टोटल कर लूं। पहले साल का जो जनवरी होगा इसमें इसकी तनख्वाह कितनी होगी, दूसरे साल के जनवरी में। ठीक है? मैं ये कहूं कि ए 3,000 है, यानी कि पहली टर्म 3,000 है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो 100 है, और मैं सम निकालूं, सम इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1 डी, और मैं लिखूं 25 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई कर दूं इसको 2 इंटू ए प्लस 25-1 इंटू डी से। इससे क्या आंसर आता है बताओ?
105,000,000। ये 25 सालों के जनवरी के महीनों की तनख्वाहों का टोटल है। अब इसी तरह फरवरी होगा, इसी तरह मार्च होगा, इसी तरह अप्रैल होगा। तो आप 1,05,000 मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो भी सेम आंसर आएगा। सही है भाई। 3.35 शहीर बॉट इक्विपमेंट फॉर 450,000 रुपीज। शहीर ने 4.5 लाख रुपए की एक इक्विपमेंट खरीदी, कोई चीज खरीदी। द अमाउंट इज पेएबल इन 11 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। 11 सालाना किस्तों में ये पैसे पे किए जाएंगे। विद फर्स्ट 10 इंस्टॉलमेंट्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहली 10 किस्तें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। एंड 11th इंस्टॉलमेंट विल सेटल द रिमेनिंग बैलेंस। और 11वीं किस्त ऐसी होगी कि जो बच गया ना वो सारा दे दो। इफ द फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स आर 10,000 and 12,000 रिस्पेक्टिवली, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ 11th इंस्टॉलमेंट। देखो पहली किस्त 10,000 है, अगर दूसरी किस्त 12,000 है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2,000। अब 11 किस्तें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, पहली 10 किस्तें। तो पहली 10 किस्तों में इसने कितना पैसा पे करा होगा ये मालूम करने के लिए पहली 10 किस्तों का सम ढूंढेंगे। सम इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू ए जो है वो है आपका 10,000 प्लस n-1 इंटू डी है 2,000। ठीक है, तो 10 - 1 9 इंटू 2,000 इज 18,000। 18 प्लस 20 38। 38,000 5 इंटू 38,000 कितना होता है? 5 इंटू 38,000 कितना होता है? 1,90,000। इसका मतलब क्या हुआ, पहली जो 10 किस्तें हैं ना उसमें इसने 1,90,000 पे कर दिया है। टोटल कितना करना था? 4.5 लाख। अब 4.5 लाख में से 1,90,000 पहली 10 किस्तों में अगर पे कर दिया है तो अब आगे की किस्तों में 260,000 ये पे करेगा। ऐसा ही है ना, क्लियर है? अगला सवाल 3.36। साकिब विल इन्वेस्ट ₹2 on the first day of January, ₹4 on the second day of January, ₹6 on the third day of January and so on for the first 5 days of January। साकिब जनवरी के पहले दिन ₹2 जमा करेगा, फिर 4, फिर ₹6। ऐसा कब तक करेगा? वैसे तो एपी बन रही है लेकिन बड़ा आसान काम ये है कि 8 और 10 भी कर दो इसमें, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी, चौथी, 5वीं तारीख। तो 5वीं तारीख तक पैसा कितना हो गया इसके पास? ₹20 हो गए, ₹30 हो गए। He will then spend ₹1 per day from 6th to 10th day of January। फिर वो छठे दिन पर ₹1, 7वें दिन ₹1, 8वें दिन ₹1, 9वें दिन ₹1 और 10वें दिन ₹1 इस्तेमाल करेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 ₹5 इसने इस्तेमाल कर लिए। Compute what amount will he have with him on the 11th day of January। क्या 25 है आंसर? पहले दिन 2 जमा किए, फिर 4 जमा किए, फिर 6 जमा किए, फिर 8 जमा किए, फिर 10 जमा किए, ₹30 हो गए। फिर ₹1 इस्तेमाल किया, 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 तो 30 में से ₹5 इस्तेमाल हो गए, 25 बच गए। सही है, कोई मसला? तो ये 3.36 भी हो गया। आगे चलते हैं। 3.36 करा है ना अभी। अच्छा, चलो 3.39 करो, 40 करो, 41 करो और 42 करो।
ठीक है, 39404142 चारों करो।